बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रोज़े भी आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, तीसरा रोज़ा आज हम लोगों ने रखा है और इसी तरह से पुरसकून तरीके से अच्छे तरीके से तमाम रोज़े हमारे गुजरे, इबादत अच्छे तरीके से हम कर सकें। नमाज कुरान का एहतमाम जब भी करें सच्चे दिल से करें, बावज़ू होकर करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल भी फरमाए। सो नाज़रीन, आज की खबरें भी हम शामिल करेंगे, आज के मेहमान भी होंगे और रोज़े में एहतियात क्या क्या है ये हर रोज़ हम आपको टिप्स भी देते रहेंगे, कुछ आपके साथ टोटके भी शेयर करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में आपके सामने बयान कर रहा था, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने रमज़ान के रोज़ों को तुम पे फ़र्ज़ कर दिया और इसकी तरावी को तुम पर सुन्नत मुअक्कदा करार दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखना रमज़ान का रोज़ा ना छोड़ना और इसकी तरावी का एहतमाम करना। हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। कई हमारे अहबाब दोस्त जो पिछले साल मौजूद थे इस साल नहीं हैं, इसलिए मेरे भाइयों, इस रमज़ान को गनीमत समझकर अपने अल्लाह को याद करते रहना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के लिए आसानियाँ भी पैदा करें। सो आज की अच्छी बात के बाद खबरें क्या हैं उसकी तरफ चलते हैं। पहली खबर, अपोजिशन अरकान के घिराव की कोशिश नाकाम, होटल के बाहर पीटीआई कारकुन और लीगी कारकुन आमने सामने। बुज़दार फराह करप्शन करते रहे, हिम्मत है तो सामने आओ, अलीम खान का इमरान खान को चैलेंज। नाअहली की इंतहा, रमज़ान मुबारक में गैस की लोड शेडिंग 18 घंटे तक जा पहुंची। और लेस्को के पास सोलर मीटर्स का स्टॉक खत्म, ब्लैक में 30,000 तक फरोख्त। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राउत दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राउत साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? जी अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तीसरा रोज़ा। चलें जी, तीसरा रोज़ा है और रोज़े अच्छे गुजरे हैं, लेकिन कुछ मसाइल जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सहरो अफ्तार में अगर गैस की कमी हो तो ऑब्वियसली परेशानी होती है, लेकिन आगाज़ हमारा है आज से, क्योंकि सियासी हलचल ऐसी है कि सभी लोग परेशान भी हैं, हैरान भी हैं और कुछ लोग तो बौखला भी रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान के घिराव की कोशिश नाकाम, होटल के बाहर पीटीआई कारकुन और लीगी कारकुन आमने सामने आ गए। वो जो हमने असम्बलियों में अक्सर हालात देखे थे कि जी हाथापाई भी हो जाती थी, शोर शराबा भी हो जाता था, अब तो वो नज़र आना शुरू हो गया असम्बली से बाहर भी। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रविश है वो फेडरल में अगर आप देखें तो फेडरल में भी ऐसी किया गया कि ना खुद खेलेंगे और ना किसी को खेलने देंगे, और इसी तरह की पॉलिसी पंजाब में भी है। पहले एक अचानक से जो है वो ये अनाउंस कर दिया गया इजलास बुला कर के जो वोटिंग है वो होने जा रही है नए कायदे वान की, और जब नंबर्स पूरे नहीं हुए तो उसके बाद एक एहतजाज करवा के और हाथापाई करवा कर ख़वातीन की, उसके नाम पर इजलास जो है वो मुलतवी भी कर दिया गया 6 तक। और अब चूँकि 6 को इजलास है और 6 को आपको पता है कि जो MPA हॉस्टल है हमारे यहाँ, वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 300 से ज़ायद लोगों को, लाहौर के तो 30 हैं और बाकी तमाम जो लोग हैं 371 का हाउस है, और ये 330 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनको अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से अकोमोडेट करना होता है आर्जी तौर पर रिहाइश के लिए। किसी को किसी के घर अकोमोडेट कराया जाता है तो किसी को होटल में, ताकि जो है वो मसाइल ना हो रिहाइश के हवाले से।
ऑलरेडी एमपी हॉस्टल में बहुत कम कैपेसिटी है। तो इसी पॉलिसी को अपनाते हुए जब अरकान असम्बली जो कि मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग के एक होटल में ठहरे, तो वहाँ पर अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पहुँचे। ये कोई ऐसी जो सियासी रवायत है वो आप डाल रहे हैं कि इससे आपको नुकसान होने वाला है, इससे फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि जो सूरत हाल है वो ये है कि नंबर्स बड़े वाज़ेह हैं। और कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अब्दुल हलीम खान की, उसमें उन्होंने तो तमाम तर जो पोस्टमार्टम है वो कर दिया है। हालांकि गवर्नर पंजाब की, साबिक गवर्नर पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस तरह से ज़ेरे बहस नहीं आई, और इसमें तो कई ऐसे मैसेजेस का भी जिक्र है जो कि महफूज हैं अब्दुल हलीम खान के मोबाइल में। तो वो अगर सामने आते हैं तो वो नई खबरें और नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है वो होंगी। हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि ये वतीरा बन चुका है कि जो आपके साथ है वो तो बड़ा मुहिब वतन है, और जिसने आपके खिलाफ बात की, आपके खिलाफ वोट इस्तेमाल करने की कोशिश की या इख्तलाफ राय किया आपसे, आपकी पॉलिसी से, और उसको आप गद्दार कहेंगे। ये आपने अजीब तमाशा और मंडी लगा रखी है कि गद्दारों के आप सर्टिफिकेट बांटते हैं, कहते अपने आप को आप सियासी जमायत हैं, और गद्दारों के जो सर्टिफिकेट्स हैं गद्दारी के वो आप तकसीम कर रहे हैं। आपको पहले अपनी पार्टी में तो जमहूरियत लाएं, फिर आप कहीं और पे वो असल में जो सबसे आसान काम लगता है वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, वज़ारत आला के लिए अरकान असम्बली भी हैं, बिल्कुल, मतलब इनके साथ जो आगे खड़े हैं उनका ज़मीर वो ज़मीर के मुताबिक है, इनके साथ जो खड़ा हो जाए उसका ज़मीर जाग गया है, और जो किसी और के साथ खड़ा हो वो गद्दार है। अच्छा जी राउत साहब, मुझे अगली खबर की तरफ जाना है। वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही की दौड़ धूप, वज़ीर आज़म की लाहौर आमद और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब रुकवाने के लिए हुकूमती माहिरीन ने भी सर जोड़ लिए। असम्बली तहलील करने की बाज़गश्त है। देखिए पूरा इसका इम्कान मौजूद है, क्योंकि चौधरी सरवर ने बात नहीं मानी तो उनको घर जाना पड़ा। अब उमर सरफराज चीमा हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिस दिन ये फैसला हुआ कि उमर सरफराज चीमा को, तो ये यकीन करें कि वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो 3.5 सालों का कोई अगर अच्छा फैसला है तो वो उमर सरफराज चीमा को, क्योंकि इनको हमने पिछले 14 साल से हमने इनको सड़कों पर देखा। अब एक मैच्योर पॉलिटिकल वर्कर हैं और इनको टिकट के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना रहा। उस वक्त तो इनको टिकट मिल जाती थी जब पीटीआई की टिकट लेने वाला कोई नहीं था। जब पोजीशन में आने की सूरत हाल थी तो उस वक्त इनको टिकट तक जो है वो नहीं दिया गया। और अब चूँकि नज़रियाती हैं, लेकिन नज़रियाती ओबियसली बॉस को तो यस सर करना ही पड़ेगा, और बॉस आज आ भी रहे हैं लाहौर में, तो इसलिए इसका कभी इम्कान है नंबर्स पूरे ना हुए तो फिर असम्बली तहलील करने की पूरी तैयारी कर रखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, क्योंकि ना खुद खेलना है ना खेलने देना है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कहने वाले खुद विकटें उखाड़ के जब ले जाएं तो फिर किस तरह से होता है। तो अब तो इनका जो कल फिर से वो जिक्र करना पड़ रहा है कि जो वो एक जो लबादा एक उड़ा हुआ ईमानदारी का वो भी सारा अब उतरता जा रहा है बड़ी तेज़ी से। अनकरीब ये भी पता चल जाएगा कि ज़मान पार्क का जो घर बना है उस पर पैसे किसने खर्च किए हैं, वो भी समझ आ जाएगी। और फिर जो पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से बड़ा सवालिया निशान है, बुज़दार और फरा का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, जो ब्लैक लिस्ट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट राव साहब, आप तो मैंने जो खबरें अभी करनी है आप आगे आगे जाते जा रहे हैं। मुझे अब सिर्फ ये बता दें, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली और नामजद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत गैर रस्मी मुशावरत हुई है। उसूली तौर पर अब इसका प्लान होता क्या है? देखिए अब सूरत हाल तो ये है कि शेड्यूल जारी किया जा चुका है, और अब इंटरेस्टिंग इसमें जो पहलू ये है कि जब शेड्यूल जारी कर दिया गया, वोटिंग के रोज़ गवर्नर को बरतरफ कर दिया गया, और एक आइनी बहरान सूबे में भी जो है वो पैदा किया गया और दानिस्ता तौर पर यह किया गया। उसके बाद पता चलता है कि नए गवर्नर साहब आ गए, आइनी बहरान तो हल हो गया, लेकिन जो ज़ाती बहरान है, जो नंबर गेम का बहरान है, वो हल नहीं हुआ, वो होना भी नहीं है, क्योंकि आपको 183 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 183 अरकान असम्बली, ये तो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनमें से आपको कोई पसंद ही नहीं आया। उनमें से कोई भी मुहिब वतन नहीं था आपका, कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जो कि नज़रियाती हो। बात आप करते हैं फेयर पॉलिटिक्स की और फेयर प्ले की बात करते हैं, लेकिन आप अब जो पॉलिसीज़ हैं आपकी या
सीएमशिप की बारी आती है तो आप किसी और को आगे करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है विद इन द पार्टी। ये बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। प्राइम मिनिस्टर के सामने अगर मौका मिले तो सब कुछ सामने आता है, और हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो आजकल अफ्तारियों और बैठकों में तो ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई के अरकान असम्बली को भी राव साहब, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर चाहिए। साहब आज आ रहे हैं, तो कितनी अहम है आज की उनकी लाहौर आमद और क्या क्या चीज़ें मतवक्को हैं? बिल्कुल इंतहाई अहम है, क्योंकि आज उन्होंने कुछ सीनियर कारकुनान से भी मुलाकात करनी है, और रजिस्ट्रेशन के लिए एक इन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म भी जारी किया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अफ्तार और इस तरह की सूरत हाल है। तो इस सारी सिचुएशन में आप देखेंगे कि फ़ैसला तो वही है, अगर नंबर्स गेम पूरी नहीं होती और नंबर गेम पूरी होगी भी नहीं, तो दूसरी सूरत में यहाँ पर भी एक गैर आइनी इक़दाम को जो है वो हवा दी जाएगी, और पूरी पीटीआई की जो कोशिश है वो यही है कि हर सूरत में या तो इलेक्शन को और आगे ले जाया जाए किसी ना किसी सूरत हाल में, और या फिर असम्बली को यहाँ पर भी तहलील करके गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि सिंध में भी गवर्नर राज की बाज़गश जो है वो चल रही है। तो इस तरह फिर तमाम जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी कंट्रोल में आएगी। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास खबर ये भी है कि ईवान वज़ीर आला से जारी होने वाले डायरेक्टिव पर काम रोक दिया गया है। बाजार के इस्तीफे के बाद ईवान वज़ीर आला से जारी होने वाले सैकड़ों डायरेक्टिव को अब टेकअप नहीं किया जाएगा। ये मामलात अब इसी तरह से लटके रहेंगे राव साहब? ऑब्वियसली ये तो उसी दिन लटक गए थे। अब मेरे ख्याल से कोई इनका वारी वारिस नहीं है। ऑब्वियसली आप ये बात कर रहे हैं, रमज़ान बाज़ार बार बार रिपोर्ट करने के बाद जाके कहीं फेयर प्राइस शॉप्स चंद करोड़ की ज़रूरत थी वो रिलीज़ हुए हैं। तो ये अरबों रुपए के या करोड़ों रुपए के जो डायरेक्टिव्स गए हुए हैं सीएम हाउस से, इनको अब कौन पूछेगा? और अब इसकी कोई अब हैसियत भी नहीं है, जाहिर है। अब तो कोई शायद ऑफिसर भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा इनकी, जिस तरह का जो रवैया रहा है, या जो जिसका जी चाहा उसको डायरेक्टिव जो है वो उसने जारी करवा लिया, और उसके बाद फिर उसको अमल दरामद कराने के हवाले से तो डायरेक्टिव्स जारी होते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही ना रहे तो फिर उन पर अमल दरामद यकीनन एक क्वेश्चन मार्क है। और चूँकि यहाँ से भी 8 क्लब से भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टिव्स जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर डायरेक्टिव्स इशू इसलिए किए जाते हैं कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स या कोऑर्डिनेटर्स बनाए होते हैं उनकी दरख्वास्तों पर कुछ डेवलपमेंट के काम होते हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, ज़्यादातर वैसे डेवलपमेंट के काम ही आते हैं। अब तो ना डेवलपमेंट के काम होंगे ना ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, क्योंकि इन सब में जितने पैसे बनाने थे वो सभी बना चुके हैं, और अब जो टाइम आया है वो जी एहतसाब का है, जिसका इन्होंने राग दिलापा था। अब एक के बाद एक हकीकत खुल के सामने आएगी और हमें खबरें मिलती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये सिलसिला अब शुरू होने वाला है जी, हो चुका भी है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जी 2 टोक बात करनी है, जो हिम्मत है तो सामने आओ। अब्दुल अलीम खान की जानिब से चैलेंज किया गया है इमरान खान साहब को। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। साफ शफाफ तहरीक इंसाफ में तो बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात हो रहे हैं और हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं, और वाज़े तौर पर अलीम खान साहब ने कहा है कि मोबाइल में सब मैसेजेस मौजूद है जो सीएम साहब के खिलाफ वो करते रहे हैं, और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब क्या जवाब देते रहे हैं। उन्होंने कहा वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। मतलब मैं हैरान हो गई हूँ। अगर आपने डीसी लगाना है तो भी आपको पैसे सीएम सेक्रेटेरिएट से पैसे दिए बगैर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं। सब कुछ ज़बान ज़द-ए-आम था। आप हैरान इसलिए हो रही हैं कि अब आप उनके अपने लोगों से अपने लोगों से, क्योंकि इसके बाद कोई वो रह नहीं जाता, कोई खला क्लब जो कि मंडी बना रहा है, और ये तो ज़बान ज़द-ए-आम था कि हम लोग जब ये बातें करते थे तो हमसे तो फिर जी कि मीडिया खराब बातें करता है, नाराज भी हो जाते थे। खराब बातों को छोड़े, आप ये देखें कि बड़े सीरियस जो कंसर्न्स हैं वो शो किए हैं अब्दुल अलीम खान ने। अब्दुल अलीम खान वो शख्सियत है जिसने अपने 10 साल कह रहे हैं कि मैंने लगाए, और फिर
अपना कारोबार कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हुकूमत वक्त के खिलाफ किसी कारोबारी आदमी का उसी शहर में खड़े होना यकीनन ये बड़ा मुश्किल काम है और बहुत कम है। हम आप इसलिए तो देखते हैं कि कारोबारी लोग जो हैं वो अक्सर पार्टियों में कलाबाजियाँ उनकी आप इसी तरह ही देखते हैं कि जो उनसी गवर्नमेंट आती है वो उसी गवर्नमेंट की जो झैली तंजीम का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कारोबारी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। और 10 साल तक साथ रहे, अरबों रुपए खर्च कर दिए, जहाज़ और गाड़ियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर ड्राइविंग किया करते थे अब्दुल हलीम खान इमरान खान की। और सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो बार बार कहते हैं कि कभी मुझे किसी ने कहा नहीं आके कि उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक कोई शिकायत हो। और इससे क्या आपको इससे भी मुस्तनद कोई आवाज़ चाहिए जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके वसीम अकरम प्लस के जो कारनामे थे उनको पूरी तरह से अयां किया। और तमाम तर आपके मैसेजेस भी अब अब्दुल हलीम खान के मोबाइल में मौजूद हैं। और वैसे उनको चाहिए तो ये था कि ज़रूर शेयर करते ताकि बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आ जाती, आधी बिल्ली हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा, और ये स्टेप बाई स्टेप होगा। और ये नौबत आई क्यों है, क्यों अब्दुल हलीम खान, इख्तलाफ राय तो था लेकिन क्यों नौबत आई कि आपको कि अब्दुल हलीम खान को बोलना पड़ गया सब कुछ? इसलिए नौबत आई कि आपने जो सस्ती गद्दारी के जो सर्टिफिकेट तकसीम करने का और अपने बेलगाम सोशल मीडिया को आपने तूफ़ान बदतमीज़ी और जो शुरू करवाते हैं इसी वजह से लोगों के ख़िलाफ़। और फिर यही सुनकर ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा और बहुत जल्द और भी लोग सामने आएंगे जो ये बताएंगे कि किस किस वक्त क्या क्या होता रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बतंगड़ बनाया गया है जिस पर आर्टिकल 5 जो है वो लगाकर और बड़े मज़े से आप बैठ गए हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दी, आपने आइन शिकनी की है। आपको आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को समझ नहीं आती, फिक्र ना करें, आपको खुद समझ नहीं आई कि आपने ये क्या कर दिया है। और आप आइन तोड़ने के मुर्तकब हुए हैं, आप और परवेज़ मुशर्रफ अब एक ही सफ में खड़े हुए हैं। और इसलिए आप पंजाब में भी आपकी यही कोशिश है और केपी उधर सिंध में भी आपकी यही कोशिश है। और इससे होगा क्या कि मज़ीद आप मौका देंगे, मज़ीद आप आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे तो आपको ये लगता है दुरुस्त तो यकीनन आप वही करेंगे। ताम इस तरह की आवाज़ें इसी वजह से उठना शुरू हुई हैं कि जब किसी की बारी आई तो फिर आप अच्छा बुज़दार साहब तो चले सीएम थे ना, तो करप्शन करते रहे, यहाँ पर तो दोस्त अहबाब भी मेला अच्छी तरह लूटते रहे। बिल्कुल मेला लगा रहा है और बहुत सारे नाम और हैं। फरा साहिबा के तो बाकायदा तौर पर बहुत सारे नाम हैं ना यूसुफ, बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको आने वाले दिनों में वो नाम सामने आएंगे। 4-5 ब्यूरोक्रेट्स की जो बात निकल पड़ी है और ये बात आगे बढ़ेगी। और फिर मनाजरे का चैलेंज दिया है हलीम खान ने और यहाँ तक कि अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अगर मैं झूठा साबित होता हूँ आपके सामने, कौम के सामने, तो मैं अपने आप को शूट करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो अभी भी आपको अगर कोई ज़रूरत है तो फिर आपकी मर्जी है, आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आपसे क्या करवा दिया गया है। आपसे जो करवा दिया गया है, जो करवाया गया आपसे, आपको अभी फौरी समझ नहीं आएगी, बाद में समझ आएगी। जिस तरह से आपको वर्ड सिलेक्टेड की समझ नहीं आई थी, आपने क्लैपिंग कर दी थी कि सिलेक्टेड मुझे कह दिया और आपने उस पर डेस्क पे जा दिए थे, बाद में आपको समझ आई कि सिलेक्टेड क्या होता है। तो इसी तरह आपने ये इकदाम कर तो दिया है। अच्छा जी, हलीम खान साहब ने कहा कौम को खुद सच बता दें, नहीं तो मैं सच बताऊंगा। अब इतना कुछ तो बता दिया गया है, इसके बाद भी राउत साहब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इन पर। बल्कि अब्दुल हलीम खान तो अगर किताब लिखें तो बहुत सारे जो वो राज हैं वो अफशा होंगे। और जिस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पावर में लाने में जितनी स्ट्रगल और जितना सरमाया, जितना अपने कारोबार का नुकसान इन लोगों ने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। तो एटीएम मशीन कहा जाता था, इनको ताने सुनना पड़ते थे, एटीएम मशीन की हम बात करते थे। और उसके बावजूद ये है रवैया, ये है इंसाफ। जब आप अपने घर वालों को इंसाफ नहीं देते, अपनों को इंसाफ नहीं देते, तो फिर किस तरह से आप मेरिट के राग गलाने वाले, साफ शफाफ तरीके फिर ऐसी तब्दीली आती है ना, फिर ऐसी तब्दीली आती है ना जिसको बीच चुराहे भागना भी पड़ता है।
तो ये है सूरत हाल। लेकिन राव साहब एक तब्दीली ये लेकर आए थे, अब एक तब्दीली जो है वक्त लेकर आ रहा है, और मेरे ख्याल से वक्त की तब्दीली ज्यादा तल्ख है, और इस तल्खी का सामना सिर्फ अब तक नहीं, फिर अब आप आगे जाके मुसलसल करना पड़ेगा, जवाब देने होंगे। अवाम का जो गला घोंटा गया है, अवाम पे जो जिंदगी तंग की गई है, इसका भी जवाब देना होगा। यहाँ पर भी देना पड़ेगा, अगले जहान में भी देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम जिस तरह से बिलबिला रहे हैं, हमें ये कहा जाता था, हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि लोगों से बुलवाया जाता है, माइक आगे करके रिपोर्टिंग ऐसी की जाती है, पता नहीं हमें किन किन इल्ज़ामात का सामना रहा है। लेकिन अब हकीकत जो खुल के सामने आ रही है, अब आपके अपने ही लोग, अपने ही हामी, अपने ही साथ बैठने वाले जो सब बातें कर रहे हैं, अब वो तो कैसे गलत हो सकती हैं। उनके बारे में तो जी अलीम खान साहब कह रहे हैं उनके पास तमाम मैसेजेस मौजूद हैं। अब इस बात का जवाब कौन देगा? अब अगर हम सवाल करेंगे तो अब तो आपका नाराज़ होना नहीं बनता, अब तो हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग सवालात करेंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब जी ना अहली की इंतहा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन अब जी हालात क्योंकि किसी ने संभालने नहीं, तो ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा, आपको एक के बाद एक परेशानी का सामना रहेगा। फ़िलहाल अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या बना है सैरो आफ्ताब में, मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि बहुत सारे इलाकों में शहर की खबर यही आ रही है कि जी गैस प्रेशर कम हो जाता है। अब गैस प्रेशर अगर कम होगा, जहाँ पर फैमिली के लोग बड़े, वहाँ पर तो सहर भी बनाने में भी, अफ्तारी बनाने में मुश्किलात का सामना है। 18 घंटे तक जो है लोड शेडिंग जा पहुँची है। राव साहब क्या कहें? वैसे 18 घंटे तो लोड शेडिंग नहीं है, वैसे तो 24 आवर्स ही है। मेरे ख्याल से 21 घंटे की मिनिमम है, क्योंकि जो एक एक घंटा इन्होंने कहा हुआ है कि आपको गैस की सप्लाई आएगी 3 टाइम, जैसे सुबह दोपहर शाम मेडिसिन लेते हैं, इलाकों में भी उस तरह गैस सुबह दोपहर शाम देने का एक वादा किया गया। और ज़्यादातर एलपीजी ही इस्तेमाल हो रही है, और एलपीजी की कीमतें आप देख लें कहाँ पर हैं। तो इस पर शुरू से ही जो एक इनकॉम्पिटेंसी रही है, बार बार वजारतों की तब्दीली, और नदीम बाबर साहब आए, वो अजीबोगरीब मिनिस्ट्री जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसका हुलिया बिगाड़ कर गए, बल्कि वहाँ से अच्छा खासा माल बनाया और उसके बाद फिर चलते बने। तो ओवरऑल तो वैसे अगर बात करें तो तमाम वजारतों में ही ये है। जब जो गैस LNG आपको मिल रही थी $4 या $5 की या $6 की उसकी पर एनम, तो वो आपने ख़रीदारी नहीं की, बल्कि आपने उस वक्त जो टेंडरिंग करवाई और जब उसकी प्राइसेस जो थी बढ़ चुकी थी। तो ये तो ऑब्वियसली इस पर तो बहुत ज़्यादा बात पहले भी हो चुकी है, और इस पर बाकायदा तहकीकात जो है वो जो भी आगे गवर्नमेंट आती है उसको करनी चाहिए, ताकि कम से कम पता तो चले कि कितना नुकसान कौम का जो है वो इस ईमानदाराना लबादे में उड़ी हुई हुकूमत ने किया है। और उससे आगे जाए, अफसोस होता है और आगे चले। आगाज कहाँ से होता था? रियासत मदीना से। हाँ एग्जैक्टली, बात रियासत मदीना की, और जो सूरत हाल है, जो गवर्नेंस लेवल है, वो आप देखेंगे कि जिसने जो आमिर कियानी साहब का नाम सबसे पहले अद्वियात स्कैंडल में आया, और उसके बाद उनसे वजारत वापस ली, उनको पार्टी का मरकज़ी ओहदा जो है वो सेक्रेटरीशिप दे दी गई। इसी तरह से बेशुमार नाम हैं LNG के हवाले से भी, और फिर बार बार जो मिनिस्ट्री है ये तब्दील की जाती रही है। और अब हमाद साहब को 4-5 मिनिस्ट्रीज तब्दील करने के बाद अब इनके पास ये मिनिस्ट्री आई है, और इन्होंने भी वादा तो किया था कि कम से कम 3 टाइम ज़रूर मिलेगी, लेकिन 3 टाइम अच्छा भी CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई जो है मुकम्मल बंद की गई है, उसके बावजूद भी मेंटेन नहीं हो पा रहा प्रेशर, तो फिर इसका मतलब कि आपके पास बैकअप तो कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली आपके गैस के नए जो ज़खायर थे वो उन पर काम नहीं हुआ, और उसके बाद आपको याद होगा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था कि जो कोई आइलैंड है हमारा कराची के करीब, वहाँ पर गैस पता नहीं वो 50 साल तक गैस निकलेगी, और वो बड़ा वहाँ पे कश्ती वो एक छोड़ी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ने, और उस कश्ती से एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि जो खोदा पहाड़ है और निकला चूहा है। तो इस तरह से सूरत हाल रही है। तो गवर्नेंस के हवाले से बड़े सीरियस जो अच्छा जी, मैनेजमेंट जो है वो अब कोई भी जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल आपको ज़्यादा इसी तरह से आने वाली हैं, गैस के लोड शेडिंग ऐसे ही
पूरा महीना बल्कि आगे भी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है, आम शहरी ये कहते हैं कि अगर गैस नहीं आ रही है, उनको पूरा दिन परेशानी का सामना है, तो बिल क्यों वो इतने अदा करें? देखिए, बिल्स इसलिए ज़्यादा हैं कि आपको शायद याद होगा कि आपके इसी प्रोग्राम में जो गैस की प्राइसेस बढ़ने की 346% तक गैस की कीमतें अब तक बढ़ चुकी हैं मजमूई तौर पर। और आप 346% को अगर आप जाएं 2018 का बिल पकड़ें, 2018 ये रियासत मदीना बनने से पहले का 2 माह का बिल पकड़ लें, तो आपको आज के बिल के साथ दिल जलाने की बातें की जाती हैं। अब दिल जलाने की बातें की जाती हैं। और इनको ना वैसे खुद से भी इनको ख्याल नहीं रहता कि कब कौन सी बात की थी, और कम से कम किसी और की बात नहीं तो अपनी बात कही लेने के माहिर हूं, उनको अपनी बातें कहाँ याद अपनी बात को ही याद कर लिया करें। जो रोजाना जो केसट जो आजकल चल रही है, हर 5 मिनट बाद खिताब आ रहा है, उससे बेहतर है अपने किए हुए वादों को याद करें जो आपने वादे किए थे। अदरवाइज लोग याद करा रहे हैं, आप सोशल मीडिया खोल के याद देखें, करवाएंगे, रिलेट करते हैं लोग बातें। इंतखाबात में लोगों के पास तो मौका है, लोग तो याद करवाएंगे ही। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो बिल की आप बात कर रही हैं वो इसलिए है कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उस वक्त गैस भी 24 घंटे आती थी और बिल भी जो है वो 1000-1200 था। अब जो जिनको गैस भी नहीं मिलती और जिनका बिल उस वक्त 1000-1200 रुपये था, उनका बिल अब 4500 तो फिर लोगों और ने तो 5000 के करीब आएगा। लेकिन अच्छा गैस जी, शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं जिन लोगों ने जाना है यूटिलिटी स्टोर पर। अब हालात ये हैं जी, राशन खरीदने के लिए जो शहरी आ रहे हैं, पहले तो कतारों में लगे हैं, फिर वो परेशान इस बात से हैं कि जब उनकी बारी आती है, काउंटर तक पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि जी ID कार्ड अगर आपका होगा तभी आपको राशन मिलेगा। अब इसका जवाब क्या है, मुझे ये समझा दे जरा राव साहब। आपको याद होगा कि प्रीवियस ईयर जब चीनी पे सब्सिडी दी गई थी तो उस वक्त भी शनाख्ती कार्ड और फिर वो रमजान बाजारों में अंगूठे पे आपका निशान लगाए जा रहे थे, स्याही लगवाएगी जैसे आपने वैक्सीनेशन करी है, ये पोलियो के कतरे पी रहे हैं तो या वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह का ये शगुफे इस तरह के चलते रहते हैं। अब आपने यूटिलिटी स्टोर्स की बात की है, अव्वल तो वहाँ पर जो जितनी सब्सिडी कहा जाता है वो हकीकत के बरक्स सूरत हाल होती है। वहाँ पर आप जब भी जाएँ आपको ऐसे लगेगा कि किसी आम से स्टोर पर आए। और इसकी सब्सिडी की अगर बात करेंगे तो यूटिलिटी कारपोरेशन अच्छा, तलब और रसद में भी डिफरेंस आ जाता है क्योंकि सस्ती कंपैरेटिवली अशिया मिलती हैं तो लोग धड़ाधड़ खरीदारी करके चले जाते हैं और बाद में जो लोग आते हैं उनको कुछ मिलता ही नहीं। ऑब्वियसली उसकी फरावानी जो सप्लाई तलब और रसद में चूँकि गैप आता है, तलब जब ज़्यादा है तो रसद जो उसकी उस लेवल पर नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें आपको काउंटर्स में पड़ी हुई नज़र नहीं आएंगी। तो ये तो वो चाहते हैं, वैसे भी काउंटर्स खाली रखते हैं ताकि लोग आए तो उनको ये बताया जाए कि ख़त्म हो गई हैं, जबकि चीज़ें आती नहीं। लेकिन सब्सिडी जो है वो पूरी वसूल की जाती है। सब्सिडी के नाम पर जो अरबों रुपए जाते हैं यूटिलिटी कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो उनको अगर ये 100% खर्च करें ना तो यकीन कीजिए कि लोगों को रिलीफ मिल सकता है किसी हद तक। लेकिन ये अशिया पूरी नहीं करते। स्टोर्स में जब भी आप जाएंगे आपको मतलूबा जो अशिया खरोनोश हैं जिनकी फहरिस्त अवेज़ा होगी वो आपको बहुत कम नज़र आएंगी और ख़ाली काउंटर्स जो है वो कारकर्दगी को जो है वो अयां करते आपको नज़र आएंगे। क्योंकि जब भी आप जाएंगे आपको 1-2 वो इन्होंने रखा होता सिस्टम, 1-2 और सब स्टैंडर्ड घी और 1-2 दालें आपको नजर आएंगी। बस नहीं, वहाँ सारे दर्जा दोम भी नहीं, दर्जा सोम, दर्जा चहारम, पता नहीं कौन कौन से। और यूटिलिटी स्टोर्स का तो यही सूरत हाल है शुरू से ही कि यहाँ पर जो सब्सिडी है वो सही तौर पर यूटिलाइज नहीं होती। रात से लोग आते हैं यूटिलिटी स्टोर में राव साहब खरीदारी करने के लिए, जाके पता चलता है कि जी वहाँ पर अब चंद ही अशिया मौजूद हैं जो बेसिक इस्तेमाल की। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि आटा, बेसन, चीनी, जो कंपनीज ने स्टोर्स में काउंटर्स लगा दिए बस वो हैं। और सब स्टैंडर्ड घी पड़ा होगा ज़रूर, जो मतलूबा आप जो आपने सोचा है कि आपको जो घी चाहिए या कुकिंग ऑयल चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, उनकी मर्जी का मिलेगा। मर्जी का इसलिए मिलेगा कि मुख्तलिफ जो घी बनाने वाली कंपनीज है उनके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं कंपनीज को जो है वो ओबलाइज करने के लिए उनके काउंटर्स रखती है। अब आपको अगर चाहिए नहीं वो तो ये क्लेम करेंगे कि इनके पास घी मौजूद है,
लेकिन वो वाला घी जो आपको चाहिए या कुकिंग ऑयल आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं होगा। ये एक काफ़ी अरसे से ये मसला है, इस पर इसको ओवरकम करने के लिए कोई इकदाम जो हैं वो कॉरपोरेशन भी नहीं, यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं उठाती, और इंतज़ामिया की तो मौजें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ कंपनीज की अशिया रखी वो फ़रोख्त करवाई, और जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी। तासुर यही मिलेगा कि बस अभी ख़त्म हुई है। तो नहीं जी, अब वो लोग जो बार बार चक्कर लगाते हैं और जिनको पता है कि जी यूटिलिटी स्टोर पर कब से अशिया मौजूद नहीं, उनको तो ये तासुर आप नहीं दे सकते हैं। हम खबर को वाइंड अप करेंगे। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है हंजरवाल के इलाके से। खबर क्या है जी, कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी है और इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें जाए हादसा की तरफ रवाना हो चुकी हैं। फैक्ट्री है कॉटन की जहां पर आग भड़क उठी है, हंजरवाल का इलाका है, और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाए हादसा की जानिब रवाना हो चुकी हैं। हसन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, आग लगने का ये वाकया खबर कैसे पेश आया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये मुल्तान रोड हंजरवाल पर सनसानी रोड है, जहां पर वाकया एक कॉटन फैब्रिक की फैक्ट्री थी जिसमें अचानक आग भड़क उठी है। और रेस्क्यू जराये के मुताबिक सही तौर पर बताया जा रहा है कि आग की शिद्दत जो है वो ज्यादा है और आग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की टीमें जो है वो रवाना कर दी गई हैं। और रेस्क्यू जराये के मुताबिक जैसे ही टीमें मौका पर पहुंच जाएंगी तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तब तक सही तौर पर आग लगने की वजह से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मौजूद जो लाखों का सामान है वो जलकर हादसा होने का खदशा है। जी ठीक है जी हसन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर हमारे पास है। लेस्को के पास सोलर मीटर्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। ब्लैक में 30,000 तक फरोख्त होने लगे हैं, यानी स्टॉक खत्म है और ब्लैक में फरोख्त होने के लिए मीटर्स हैं क्योंकि पैसे बनाने हैं। राव साहब, देखिए, ये पिछले 2 माह से ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है, और हैरानकुन बात है, अगर मीटर्स नहीं है तो फिर आप पैसे दें फौरी तौर पर दस्तयाब भी हो जाता है। कहा ये जाता है कि मीटर्स नहीं है और ये आएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन जब आप फीस, वो असल में लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया जाता है। ऑब्वियसली जब आप फीस कह दें अहलकार को कि फीस मिल जाएगी तो फिर अहलकार भागा जाता है और मीटर आके आपका इंस्टॉल भी कर देता है। तो ये सूरत हाल इसी तरह से लेस्को वो इदारा है जो खरबों रुपए इस शहर से इकट्ठे करता है, लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि सर्विसेज क्या दी हैं, जिस तरह से मार्च के एंड पे जो सूरत हाल हुई है बिजली की सप्लाई की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर ऐसा बचा होगा जिसकी जो होम एप्लाइंसेस है वो ख़राब ना हुई हों। जिस तरह के जो झटके रहे हैं अभी बिजली के, और पता नहीं है कब जा रही है, फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग, और फिर कभी 15 मिनट बाद जो बिजली है वो गायब हो रही है, कभी आधे घंटे बाद बिजली गायब हो रही है, और बल्कि अब तो वही हमारे बचपन का दौर वापस लगता है आ गया। दुनिया तरक्की कर रही है, हम ये आज भी यही कह रहे हैं कि आ गई बिजली आ गई। तो आज भी सूरत हाल इस तरह की है। तो जो लेस्को ने अपने कंज्यूमर्स को सहूलत देनी होती है खरबों रुपए इकट्ठे करने के मुकाबले में, लेकिन वो नहीं मिल पाती। आज तक हमने नहीं देखा कि लेस्को कोई ट्रांसफार्मर अगर किसी मोहल्ले में ख़राब हुआ है तो फौरी तौर पर बग़ैर कहे या बग़ैर किसी जो अप्रोच के, बग़ैर किसी सिफारिश के वो खुद ब खुद तब्दील कर दिया गया। तो ये अल्लाह करे कि वो दौर भी आए कि हकीकी मानों में जो सर्विसेज हैं वो लोगों को मिलना शुरू हों, और फिर इतना बड़ा बजट, आप इतना पैसा इकट्ठा करने के बावजूद आप उन सार्फिन को ही हमेशा मुश्किलात में डालते हैं जो बाकायदगी से बिल पे करते हैं। लेकिन बिजली चोरी की अगर बात करें तो बिजली चोरी जो शहर में हो रही है उसको बजाय इसके कि बिजली चोरों का किलाकुमा किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएं, बजाय इसके कि ये हो और आराम से लेस्को जो है वो चोरी जो बिजली होती है लाहौर शहर में
उसके अच्छा पैसे जी, अब बिजली उसके चोरी पैसे में भी कौन लोग मुलविस होते हैं, ब्लैक में फरोख्त करने में कौन लोग मुलविस देखिए होते हैं? मुख्तलिफ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर ये जो लाहौर शहर के जो करीबी एरियाज़ हैं, रिंग रोड के करीबी एरियाज़ हैं, वहाँ पर और फिर देहातों में बहुत ज़्यादा बिजली चोरी की शिकायत हैं। लेकिन लाइनमैन बहादुर जो कि बादशाह है, उनके लिए लाइनमैन और सुपरिटेंडेंट और मीटर रीडर, ये तीन वो लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं बिजली चोरी कराने के। और इनको भत्ता दिए बगैर बिजली चोरी हो नहीं सकती, आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि मीटर चेक करने वाले मीटर रीडर ने मीटर चेक करने आना ही है हर सूरत में। और वो फ़ोटो, अब तो आजकल तो फ़ोटो भी आपको पता है कि बिल के ऊपर जो वो आती है। अगर मीटर रीडर अपना काम ईमानदारी से कर ले तो फिर एक यूनिट भी बिजली का जो है वो चोरी नहीं हो सकता। और उन सार्फिन को जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, फिर शायद उनको भी जो एक्स्ट्रा बर्डन है उन पर भी नहीं डाला जा सकेगा। तो लेस्को के हवाले से हमेशा ये रहा है कि लेस्को पैसे इकट्ठे करने में और तो पेश रहती है, लेकिन लेस्को सर्विसेज की फराहमी में हमेशा पीछे नज़र आती है। और ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, वैसे इतने पैसे इकट्ठे करने के बावजूद लेस्को जो है वो अब बेहतरीन इदारा जो है वो नहीं बन सका। और हमेशा लोगों के लिए, सार्फिन के लिए हजीमत का बायस बनता है। वैसे माजरत के साथ SNGPL की हमने बात की, लेस्को की बात की, इनमें से बेहतरीन इदारा है कौन सा? जिन लोगों ने पब्लिक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है, लोगों से पैसे अच्छे खासे लोगों की जेबों से निकलवा रहे हैं। अब वो चाहे गैस की हम बात कर लें, चाहे बिजली की बात कर लें, दोनों तरफ लोड शेडिंग का ही सामना है। देखिए लोड शेडिंग तो बिल्कुल गैस के हवाले से भी आपने अभी स्टोरी हमने डिस्कस कर ली। और अभी तो गर्मी शुरू हुई है और शुरू से ये हालात हैं, तो अब आगे 6 माह फर्दर आपको और अगर आप इन हालात को सियासी सूरत हाल से राव साहब जोड़ दें तो अब तो पूछने वाला भी कोई नहीं। Obviously, अब तो अंधेर नगरी चौपट राज हो जाएगा। एग्जैक्टली कोई पूछने वाला नहीं है कोई। अब तो ना कोई वफाकी काबीना है ना सूबाई काबीना है, तो ऐसी सूरत हाल में तो मौजे ही मौजे हैं, यही कहा जा सकता है। फिर बिल्कुल, अब जिसका जो दिल करेगा वो करेगा और आवाम इसी तरह से परेशान रहेगी, ना गैस आएगी ना बिजली आएगी, बिल आएंगे आपको भारी भरकम और जो आपने अदा करने हैं। अब लोग जी परेशानी का शिकार हैं। और जिस तरह से हमने आपके साथ खबर शेयर की है कि मीटर्स की कमी है और ब्लैक में फ़रोख्त होने के लिए मौजूद हैं, जहाँ पर हालात ये होंगे कि सब लोगों ने सोचना यह है कि हमने अपनी जेबों में पैसे डालने हैं, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। राव साहब, अब इन इदारों में बिगाड़ का जिम्मेदार अब कौन है, मुझे ये बता दें। इन इदारों के सरबराहान को जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से आप भारी भरकम तनख्वाहें वसूल करें। आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप एनालिसिस करें अपनी जो तमाम डिवीजन लेवल, जो तमाम आपकी सब डिवीजन्स हैं, उनका एनालिसिस करें कि कितनी बिजली जो है वो किस डिवीजन में गई है और कितनी बिजली वहाँ से पैसे रिटर्न हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर सरबराह अगर थोड़ी सी हिम्मत करें और एक मेकनिज़म बन जाए ऐसा कि जिसके तहत अकाउंटेबल इनको किया जा सके, तो फिर मेरा ख्याल है सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि इन पर एजेंट माफिया का राज रहता है। लेस्को में तो इनके अपने लोग ही एजेंट हैं और सुई गैस के हवाले से तो बहुत सारी जो एजेंट्स की लंबी कितारें हैं वो नज़र भी आती हैं। और दोनों इदारों के अंदर भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, जो कि आपके काम कराने के नाम पर आपके पैसे जो हैं वो जेबें खाली करते हैं। राव साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिए, ब्रेक होगी, जिसके बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। माह मुबारक में हम देखते हैं कि जी दस्तरखान बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए जाते हैं और इस खूबसूरत तरीके से सजाए गए दस्तरखान में वैसे तो हम इसकी भी हौसला शिकनी नहीं करते हैं, लेकिन एक रिवायत है, लोग इसके बगैर गुजारा भी नहीं करते। हम जितनी मर्जी आपको हेल्थ टिप दे लें, जितना मर्जी बता लें कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए नुकसान दें, एहतियात के साथ खाना चाहिए ताकि आप लंबे टाइम के लिए खा सकें। खैर, आज का हमारा टॉपिक है, उसकी तरफ आते हैं। हम खजूर पे बात करने वाले हैं। माह मुबारक में इसका इस्तेमाल डबल बढ़ जाता है और तो कीमतें भी डबल बढ़ गई हैं। खजूर की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, कितना इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लिए कितनी अहम है,
डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाब भी लेंगे। और क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है तो जैसे ही रोज़ा खुलता है तो हर किसी की कोशिश होती है कोई ज़बरदस्ता ठंडा सा मशरूब हो उसका इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल कर लें, लिक्विड का इस्तेमाल कर लें। तो मशरूबात पे भी हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट मशरूब आपके लिए कौन सा हो सकता है। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सहर चावला, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि रोज़े के साथ भी आप लोग हम आपको मदू करते हैं और आप आ जाते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। आज का टॉपिक खजूर है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, क्या अहमियत आफादियत ग़िज़ाई तौर पर? देखिए अना, सबसे मज़े की बात तो है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि खजूर से इफ्तार करो, ऑथेंटिसिटी की मोहर तो इसी बात पे लगी कि इसमें हमारे लिए पता नहीं कितने ज़्यादा जो फ़वाइद हैं वो जुड़े होंगे हमारे पास। मैं इस बात से स्टार्ट करूँगी, मोस्टली पोटेशियम के लिए केला मशहूर है। आपके पास जो खजूर है उसमें केले से भी ज़्यादा पोटेशियम होता है। और मैंने बात पोटेशियम से क्यों शुरू की अभी मैं बताती हूँ। सिर्फ एक खजूर में 160 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। पोटेशियम हमारे जिस्म को रिहाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब आप थके होते हैं, नकाहत होती है जिस्म में रोज़े की हालत में, ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी डाउन होती है। पोटेशियम आपकी जो नर्व एक्टिविटी, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको रिजुविनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। तो जब आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करेंगे, इंस्टेंट एनर्जी। खजूर में जो आपके पास शुगर है, नेचुरल शुगर है, उसमें सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, क्योंकि ये वो प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर नहीं है जो आपको प्रोसेस्ड और रिफाइंड खानों में मिलता है। तो ये आपके जिस्म में ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस तरह से शूट अप नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। हमारे पास अक्सर लोगों को अफ्तारी के टाइम शिकायत रहती है कि मैं ज़रा सा भी खाऊं। बहुत सारे लोग बाकी अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते, मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं हमें ब्लोटिंग हो जाती है। आपके पास जो खजूर है उसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर भी होता है, इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है, और आपकी बॉल मूवमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, जिन लोगों को ब्लोटिंग की शिकायत है, खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपने अफादियत बढ़ानी है, तीन खजूरें अप टू मोस्ट हैं कि आप ले सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। इवन के जो डायबिटिक्स हैं वो भी अफ्तारी के टाइम 2 से 3 खजूरें जो है, जी बहुत फ़ायदा है, वो ले सकते हैं। आपके पास खजूर से अगर आपने मैक्सिमम फ़ायदा लेना है ना, कम से कम 12 घंटे पहले जिस वक्त आपने कंज्यूम करनी है, आपने 2 से 3 खजूरों को पानी में सोक कर देना है। अच्छा। उससे जो खजूर के अंदर मिनरल्स और जो विटामिन जो लॉक्ड होते हैं, ठीक है, जैसे उसमें बी विटामिन होते हैं, उसमें नायसिन होता है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं, वो अनलॉक हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। वो पानी भी पी लें, हाइड्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, और वो खजूरें भी खा लें जो आपने सोक की हुई हैं। ये आपकी बॉडी को इस कदर तवानाई देगा, इतनी एनर्जी देगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके रिफ्लेक्सेस फॉरन रिजुविनेट हो जाएंगे। और मोर ओवर आपके पास जो खजूर है ना, वो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं आपके, खास करके जो इंटरल्यूकिन 6 है, उसके लेवल्स भी आपके पास कम करती है। इट इज़ अमेजिंग। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत के साथ साथ बवासीर की शिकायत है, हेमोरॉइड्स की शिकायत है, उनके लिए खजूर बहुत ज़्यादा अच्छी है। एवरीवन कैन टेक खजूर। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, सारे पेशेंट्स वो भी खजूर ले सकते हैं। खजूर में आपके पास जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर मौजूद है, वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं उनको भी कंट्रोल करता है। बच्चों के लिए क्या है? बच्चे बिल्कुल लें खजूर। बच्चों को बेशक आप खजूर का शेक बना के दें, अच्छा। उनको आप स्मूदी बना दें, आप बच्चों को दही के साथ, फुल फैट योगर्ट के साथ, बल्कि बच्चों को ऐसा लगेगा हमें एक मजे का आइसक्रीम शेक मिल रहा है, आप उसमें 3-4 बादाम डालें। बल्कि बच्चों को आप ये जो आइसक्रीम शेक्स हैं, उससे अच्छा ये नहीं है कि आप 3-4 खजूरें डालें, आप दही फुल फैट योगर्ट डालें, आप कुछ नट्स डालें ताकि बच्चों को क्रंची फ्लेवर भी आए, 2-3-4 आप रेजन्स डालें, और आप उसका मज़े का थिक सा शेक बना के बच्चों को स्ट्रॉ और अम्ब्रेला लगा कर दें। कितनी ये हेल्दी चीज़ है। मैं तो कहती हूँ जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं उनकी अफ्तारी ही आप इससे स्टार्ट करें। अच्छा, खजूर का इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, गर्म होती है किसी भी चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। कैलोरीज खजूर में ज़्यादा होती है ना, इट इज़ कैलोरी डेंस, कैलोरी पैक्ड है। इसलिए मैंने कहा है कि आपके पास जो रोज़े के अलावा जो आपके पास नॉर्मल डेज होते हैं, मैं अपने दिन का आगाज़ 2 खजूरों से करती हूँ, ठीक है, आप खजूर से करें, और अफ्तारी में आप मैक्सिमम 3 खजूरें ले लें। ये नहीं है कि आपने अचार वो मलाइयों वाली और मीठे वाली और जो हमारे यहाँ पे वो फैंसी खजूर, कि आपने वो सामने ट्रे खोल ली और अब आपको दबा के खाई जा रहे हैं, डोंट डू दिस, ये मत करें। ऑफ कोर्स मक्खन और बादाम वगैरह की कोटिंग बिल्कुल, मक्खन अदरवाइज इट्स वेरी हेल्दी, लेकिन अगर आप इतनी सारी कैलोरी, बादाम इज़ वेरी हेल्दी, लेकिन अब वही बात है ना कि एतदाल, अगर इतनी सारी कैलोरी डेंस चीज़ें आप सारी इकट्ठी ले लेंगे तो ऑफ कोर्स वो फिर तो आप अपने कैलोरी बढ़ा रहे हैं ना ओवरऑल। अच्छा, क्या वाकई खजूर गर्म होती है?
कैलोरी ज़्यादा होती हैं। गर्म होने का मतलब है कि ये कैलोरी डेंस है, इसलिए हमने 2 या 3 ही लेनी है। जिस तरह लोग कहते हैं कि आपके पास नट्स जो है वो गर्म होते हैं, नट्स गर्म क्यों कर, नट्स के बहुत सारी अफादियत है, हार्ट हेल्दी है, आपके पास कोलेस्ट्रॉल हेल्दी है, लेकिन कैलोरी डेंस है, इसलिए इस चीज़ को आपने थोड़ी या मुनासिब मिकदार में लेना है, 2 नहीं तो मैक्सिमम 3। इट इज़ अमेजिंग। अच्छा, मार्केट में अभी हम दिखा भी रहे हैं पिक्चर्स में भी डिफरेंट टाइप्स की खजूर मौजूद होती हैं। अब कौन सी खजूर अफादियत के लिहाज से बेहतर है हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा? कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, कलर डिफरेंस भी होता है। बिल्कुल, हर तरह की जो खजूर है आपके पास उसकी डिफरेंट तरह की अफादियत होती है। मैं जिस खजूर को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी, इफ़ यू कैन अफोर्ड, अजवा और मजूल खजूर। इनके आपके पास सबसे ज़्यादा इनमें जो फ़र्क होता है, फ़र्क इनमें आपके पास पोटेशियम, मैग्नीशियम और न्यूट्रिएंट डेंसिटी में होता है। फ़र्क इनके पास आपके पास सिर्फ टेस्ट में नहीं होता, इनकी फाइबर डेंसिटी में होता है। इनमें आपके पास कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो आम खजूर भी इतनी महंगी हो गई है, लेकिन आप जो भी खजूर अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप खरीद के ले आएँ। और ये टेस्ट प्रेफरेंस भी है, कुछ लोगों को जूसी फ्लेवर ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मुझे मजूल खजूर ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को ज़रा ड्राई फ्लेवर पसंद होता है। हर एक तरह की जो खजूर है उसके अपने फ़वाइद होते हैं। अब जो मजूल है उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, सुक्रोज भी थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी मीठा भी आपके पास ज़्यादा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट प्रेफरेंस एंड योर पॉकेट एज वेल। वो लोग जो कि कॉन्शियस रहते हैं कि वेट ना उनका बढ़ जाए, वो खजूर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वेट कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप मैं डेली 2 खजूरें खाती हूँ मैं, लेकिन ये तब आपको फ़ायदा होगा ना जब आप मील की जगह खजूर खाएंगे। हाँ। अगर आप खजूर भी खाएंगे और आप साथ मील भी खाएंगे, अब अगर मैं अफ्तारी की बात कर रही हूँ तो मेरा 3 खजूरों से मुराद ये कि उसके बाद शायद मैं किसी और फ्रूट का इस्तेमाल ना करूँ, ठीक है, शायद बिल्कुल भी ना करूँ, या मैक्सिमम उसके बाद आप एक आध केला या एक आध सेब या थोड़ा सा वाटरमेलन कुछ कर लें। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद आप फ्रूट चाट का भी इतना बड़ा बोल लेके बैठ रहे हैं और फिर आप कहें कि हमें तो कहा था 3 खजूरें खाना, उसके बाद आप पकौड़े भी लेके बैठे हैं, सो डोंट डू दिस। अच्छा जी, आपने अगर खजूर का इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह से करना है ये आपको बता दिया गया है। वेट जो लोग गेन करना चाहते हैं उनके लिए कितनी इफेक्टिव है? वेट जो लोग गेन करना चाहते हैं वो उसको शेक्स की सूरत में लें और वो इसको और फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके लें, तो फिर ये आपको फायदा देगी। इनको आप नट्स के साथ कंबाइन करके लें, इसको आप मलाई और मक्खन के साथ कंबाइन करके लें, तो ऑफ कोर्स फिर उसकी कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी और वो वेट पुट ऑन करने की तरफ चला जाएगा। स्मूदीज़ की फॉर्म में लें, इनको स्मूदीज़ की फॉर्म में इस्तेमाल करें, इट विल हेल्प यू पुट ऑन वेट। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खजूर के हवाले से हमने बात कर ली, उसकी अफादियत क्या है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, सेहत के लिए कितनी अच्छी है, वो हमने आपको बता दिया। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, पूरे माह मुबारक भी, बल्कि इसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल इसी तरह से जारी रखें। मशरूबात कौन कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? सर, जैसे रोज़ा खुलता है सबकी कोशिश होती है, आजकल गर्मी इतनी है, सबसे पहले कोई ठंडा मशरूब पी लें, बेस्ट आप कौन सा रिकमेंड करें? मैंने उस दिन भी हीट स्ट्रेस के बारे में बात की थी कि ये आपको शायद ज़बान को तो उतना ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसका 4 से 5 दिन इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई अंदर ठंड पड़ रही है। राइस वाटर के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, और रोज़ेदार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 ग्राम जो है चावल लें, 60 मिलीलीटर पानी लें, मिट्टी की हांडी में उसको डालें और उसको पूरा दिन ढक के रखें। और अफ्तारी में ना आप जिस टाइम आप खजूर खाते हैं, खजूर से अफ्तारी करें 2-3 खजूरों से, उसके बाद इसी पानी को पी जाएँ। ये आपके जिस्म में हीट स्ट्रेस भी कम करेगा, और जो राइस वाटर होता है ना वो बी विटामिन से लोडेड होता है, 8 टाइप के बी विटामिन होते हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रोज़े के बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे तवाना ही चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। खजूर जो है वो पोटेशियम देके मेरे रिफ्लेक्सेस को तेज़ करेगी, मैग्नीशियम देके मेरे मसल क्रैम्प्स को रिलीफ करेगी। और जब मैं राइस वाटर लूँगी तो राइस वाटर क्या करेगा? राइस वाटर जो है वो मेरे पास मुझे बी विटामिन देगा ताकि मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ, एनर्जी मिले। इसको अगर आप पहले, आपको ये तो नहीं लगेगा कि आपने बहुत ठंडी चीज़ ली, लेकिन 3-4 दिन बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप हाइड्रेटेड हैं, आप में तवानाई है। फर्स्ट ऑप्शन जो नंबर 1 है, टेस्ट भी उसका न्यूट्रल टेस्ट होगा, न्यूट्रल टेस्ट होगा उसका। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नींबू पानी। नींबू पानी बेस्ट चीज़ है, आपकी बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करेगी, आपको हाइड्रेट भी करेगी। और खास करके वो लोग जिनको पेट पर चर्बी और फैटी लिवर है, नींबू पानी इतना रोज़े के साथ, क्योंकि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे जा रहे हैं, अगर उसके साथ आप नींबू पानी को मिला लेते हैं, इट कट्स आउट फैट सो ब्यूटीफुली, आपका फैटी लिवर का इलाज करती है, इंसुलिन को नीचे लेके जाती है। हेमोराइड्स की जिनको शिकायत है, वेरिकोज वेन्स की जिन लोगों को शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की जिन लोगों को शिकायत है, नींबू पानी का आप इस्तेमाल करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अफ्तारी में कोई ना कोई प्रोबायोटिक ड्रिंक होना ज़रूरी है। बटर मिल्क पर मैं हमेशा से बात करी और हमेशा बात करती रहूँगी। अगर आपने बटर मिल्क की तासीर मज़ीद ठंडी करनी है, उसमें पुदीना, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम को डीब्लोट करे, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा मिक्स कर लें, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ये बहुत मज़े का भी बनता है। अगर इसको मीठा करना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़
पेटल्स और एक आध खजूर डाल सकते हैं और इसका आप इस्तेमाल करें, इसको आप पिएँ। कोई भी ड्रिंक आपने खाने के बीच नहीं लेनी, खाने के बाद नहीं लेनी। सिर्फ छाछ एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप खाने के बीच में भी लें, खाने के बाद में भी लें। इन 3 मशरूबात के अलावा आपको किसी मशरूब की ज़रूरत नहीं है, यकीन करें। और प्लीज़ रेफ्रिजरेटेड पानी ना पिएं, वो उस वक्त हो, और इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी देर अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। अब तो मुझे तलब भी नहीं आती। रेफ्रिजरेटेड पानी जो है वो जिस्म में हीट स्ट्रेस को बढ़ाता है। जैसे मीठा खाने से आपको मीठे की चाह और बढ़ती है ना, रेफ्रिजरेटेड लेने से चाह तो बढ़ती है लेकिन मकसद हल नहीं होता। तो प्लीज मट्टी की हांडियों में अपने पानी को, और जिस तरह अभी मैंने बताया था कि खजूरों वाला पानी पी जाए, ये बेस्ट चीजें हैं जो आपके जिस्म को विटामिन्स देंगी, मिनरल्स देंगी, जो कि आपको रिजुविनेट करेंगे, आपको एनर्जाइज करेंगे, आपके हाजमे के सिस्टम। अच्छा, हम जो भी मशरूब बनाते हैं उसमें मीठे का इस्तेमाल तो धड़ल्ले से मजे की बात। हाँ। आप कहते हैं कि जी एनर्जी लेवल भी ठीक हो जाएगा, रोजा खोले आप अच्छा फील करेंगे, क्या कहेंगी? कुछ भी ड्रिंक बना ले, मीठा उसमें बहुत ज्यादा। एक मजे की साइंटिफिक बात बताऊं, अगर मेरे जिस्म को विटामिन सी और मीठा इकट्ठा मिलेगा तो पता है मेरा जिस्म क्या एब्जॉर्ब करेगा? मीठा, वो विटामिन सी को छोड़ देगा। अच्छा। ये जब आप नींबू पानी में चीनी डालते हैं ना, यकीन करें आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। जिस्म ने विटामिन सी को धक्का दे दिया और जिस्म ने चीनी ले ली है, तो आपने इसमें मिलावट नहीं करनी है। ठीक है। और चीनी जब आप ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी से बी विटामिन को भी फ्लश आउट करें, आप अपनी बॉडी से जिंक को भी फ्लश आउट करें। शुगर इज नो गुड। आई ऑलवेज से दिस, अपनी जबान को ट्रेन करें कि वो खानों की नेचुरल मिठास को सेंस कर सकें, उनको टेस्ट कर सकें। प्लीज अपने मशरूब में चीनी ना मिलाएं। बहुत दिल कर रहा है तो आप उसमें स्टीविया मिला लें, प्लांट बेस्ड स्टीविया मिला लें, ताकि आपकी वो थोड़ी सी तलब भी पूरी हो जाए। सही जी। तो अब आपको कौन सा मशरूब इस्तेमाल करना है अफ्तारी के टाइम, ये भी हमने आपको बता दिया। मैसेज क्या देना चाहेंगी सर? मैसेज में यही देना चाहूंगी कि जो रोज़ा है वो आपको नफ्स पे कंट्रोल सिखाता है। तो नफ्स पे कंट्रोल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मैंने बात की थी, बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपनी खाने की ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखना, और वो अफ्तारी पे ख़त्म नहीं होता। अफ्तारी के बाद भी आप यकीन करें आपका दिमाग पहले खाना डाइजेस्ट करना शुरू करता है, फिर गट करता है। माइंडफुल ईटिंग करें, सोच के खाएं। सोच के खाएं ताकि आप ज़्यादा टाइम के लिए खा सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, माह मुबारक में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, आपको बताना है कि आपने हेल्दी कैसे रहना है, क्योंकि हम जितना मर्जी कह लें कि हमने बहुत एतदाल के साथ खाना है, कहीं ना कहीं आपसे बदपरहेज़ी जो है वो हो जाती है। तो जी, हेल्दी टिप्स हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है। शामिल कर लेते हैं आज की टिप। फिटनेस ट्रेनर मुजाहिद कुरैशी ने आज हमें ज्वाइन किया है, वो बताएंगे आज की टिप क्या है। जी मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद कुरैशी है, मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपके साथ आज करूँगा लोअर बॉडी का वर्कआउट शेयर। लोअर बॉडी में हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है थाई। थाई को हम टारगेट करेंगे। थाई के डिफरेंट मसल हैं, जैसे कि हमारे इनर, आउटर, हैमस्ट्रिंग, बट इन सब मसल को हमने टारगेट करना है। और इनके लिए चंद एक्सरसाइजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक्सरसाइजें आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है बॉडी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लिए हमें पोजीशन बनानी है ये अपनी, और 90 डिग्री तक हमने जाना है नीचे, लाइक दिस। आपके घुटने आपके पाँव के फिंगर से पीछे हो, घुटने आगे ना जाएं आपके। ये ऊपर आके आपने अपने बट को स्क्वीज करना है। 2, 3, इस तरह करके आपने 25 रैप करने हैं और 45 सेकंड का आपने रेस्ट लेना है एक सेट के बाद। इस तरह करके आपने 4 सेट कंप्लीट करने हैं। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है डोंकी किक। डोंकी किक के लिए आपको किस तरह वर्कआउट एक्सरसाइज करनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें पोस्टर बनाना है ये 1, 2, ऊपर आके अपने बट को स्क्वीज करना है। जितना स्क्वीज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। 2, 3, इस तरह करके आपने 20 ईच साइड करने हैं और 20 आपने ईच साइड करने हैं रेपिटेशन। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब करते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हमने करना है बट ब्रिज। बट ब्रिज के लिए दोबारा हमने अब फ्लोर पे जाना है, और ये एक्सरसाइज जो है कुछ इस तरह करनी है आपने। ऊपर आके आपने बट स्क्वीज करना है जितना पॉसिबल है। जितना आप स्क्वीज करोगे उतना इफेक्टिव होगा, और नीचे आते हुए आपने स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, इस तरह का आपने इसके 25 रैप करने हैं, और इसमें भी आपने 45 सेकंड का रेस्ट लेना है। अब करते हैं हमारी जो है फोर्थ एक्सरसाइज, वो है लंजेस। लंजेस के लिए आप ये पोजीशन रखें अपनी,
इसमें आपके जो है घुटने बिल्कुल सीधी होने चाहिए और फिंगर, पाँव की फिंगर से पीछे आपका घुटना हो। 1 2 3 एंड 4। इस तरह करके आपने 10 ईच साइड और 10 ईच साइड लंजेस करने हैं। अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है वॉल सीट। वॉल सीट आप घर के दीवार के साथ किसी भी जगह पे परफॉर्म कर सकते हो। वॉल सीट के लिए आपको दीवार के पास, और इसमें भी आपके जो घुटने आपके पाँव की फिंगर्स के पीछे हो, आगे ना जाएं, और 90 डिग्री तक आपने नीचे जाना है, लाइक दिस। और ये आपने 45 सेकंड तक होल्ड करना है। यहाँ तक होल्ड करने के बाद दोबारा आपने इसमें रेस्ट लेना है। ये थी हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज। ये आज की लास्ट एक्सरसाइज थी, आपके साथ शेयर की। आप घर में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें। हमने भी एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अब हमने बात करनी है जी मौसम की, जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, तो मौसम कैसा है जान लेते हैं टुडेज वेदर। मायदा होंगी हमारे साथ, बताएंगी बाहर का मौसम इस वक्त कैसा है। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में जो है एक दफ़ा फिर से फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो बढ़ती हुई देखने में नज़र आ रही है। फ़िज़ाई आलूदगी का ग्राफ एक दफ़ा फिर से जो है उसमें इजाफा देखने में नज़र आया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज 209 रिकॉर्ड किया गया है, जो शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। उसी के साथ जहाँ शहर की फ़िज़ाई आलूदगी के साए जो है वो शहरियों पर मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अगर बात करें मौसम की, तो तेज़ धूप के बायस जो है हमारे शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम महकमा मौसमियात की जानिब से जो रिकॉर्ड किया गया है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और कम से कम जो रिकॉर्ड किया गया इस टाइम वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इसी के साथ जो दोपहर के औकात में जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन की जानिब से एक बार फिर से शहरियों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, फ़िज़ाई आलूदगी से बचें। और दूसरी तरफ जो है वो मौसम जो है वो खासा चेंज हो गया है, तो उससे भी बचने के लिए जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। माहिरीन की जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर भी जो है वो हमारे शहरियों को जो है वो जारी की गई है, जिसके ऊपर हमारे शहरी अमल कर इस गर्मी और फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो बच सकते हैं। ताहाल बारिशों की प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश की कोई प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई, और आइंदा हफ्ते में भी जो है बारिशों की प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है फ़िज़ाई आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह से बरकरार। अच्छा जी, मौसम भी गर्म रहेगा, फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है वो भी मुतासर रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल बारिशों की एक हफ्ते तक तो कोई प्रेडिक्शन नहीं, तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करना है। अगर आपका प्लान है मोबाइल खरीदने का, वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास हैं। पहला मोबाइल है वीवो Y1S मोबाइल, और इसकी कीमत क्या है? 17,999 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। वीवो Y15S मोबाइल है 22,999 रुपये। वीवो Y21 मोबाइल है 28,999 रुपये का। इसके बाद वीवो Y30 मोबाइल है 27,999 रुपये। मोबाइल रेट्स के बाद हमने आपको बताने हैं जी सब्जियों के और गोश्त के रेट क्या हैं। अगर आपने खरीदारी करनी है तो शामिल करते हैं अपना सेगमेंट आज के भाव। उमर डार की तरफ चलेंगे, मार्केट में मौजूद हैं, सब्जियों की कीमतें हमें बताएंगे। जी उमर बताएगा, रमज़ान बाजार में कह रहे हैं जी मौजूद है। जी उमर। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, तीसरा रोज़ा है आज, और रमज़ान की मुनासबत से शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने की गर्ज से उन्हें मार्केट की निस्बत कम रेट्स पे अशिया खुर्दोनोश फ़राहम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में 32 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं वहदत कॉलोनी के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे फलों, सब्जियों और ग्रोसरी की मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो मार्केट से कम रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट्स पे यहाँ पे शहरियों को फ़राहम की जा रही हैं। ऐसा दावा है जो रमज़ान बाज़ार की इंतज़ामिया है उनका। इधर शहरी जो है काफ़ी
तादाद में ख़रीदारी के लिए आए हैं, इधर सब्जियों के स्टॉल्स पे मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो रमज़ान बाज़ार की इंतज़ामिया के दावे हैं उनमें कितनी सदाकत है। अच्छा सर बताइएगा, आप यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं, मार्केट की निस्बत यहाँ पे रेट्स में कोई कमी है? कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा मैडम आप बताइएगा कि मयार कैसा है यहाँ पे सब्जियों? बेटे कुछ सस्ता नहीं है। कल 30 रुपये टमाटर थे, आज 109 रुपये हैं, तो क्या सस्ता है? रमज़ान बाज़ार क्या लोगों ने, गरीबों ने खाना है? हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ की महंगाई है, कुछ सस्ता नहीं है इधर। जी बिल्कुल, ये आपने एक शहरी की बात सुनी, वो जो हैं वो काफ़ी गैर मुतमईन लग रही थी यहाँ पे मयार से और कीमतों से। उनका कहना था जो टमाटर है वो 109 रुपये तक पहुँच चुका है। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सब्जियों की खरीदारी के लिए शहरियों की कतार लगी है और वो कतार में खड़े होकर जो है खरीदारी कर रहे हैं। अब बताइएगा, कोई मयार से मुतमईन है आप? रमज़ान बाज़ार से कीमतों से मुतमईन है आप? हाँ जी, मुतमिन है इंशाल्लाह, ठीक है। म्यार भी ठीक है और कीमतें भी मुनासिब है। टमाटर 109 रुपये तक फी किलो पहुंच चुके हैं, तो मिल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, मिल रहा है जी। तो ये आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, मिला जुला जो है वो रद्द अमल दे रहे हैं रमज़ान बाज़ार के हवाले से, इधर की जो कीमतें हैं उस हवाले से और जो मयार है उस हवाले से। जो शहरी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं, सब्सिडाइज रेट्स पे दावे किए जा रहे हैं कि ठीक है। उमर आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा मिला जुला रुझान है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्राइस डिफरेंस है ही नहीं, एक दिन कीमत क्या थी दूसरे दिन क्या है। टमाटर की कीमत की एक खातून ने बात की है, तो लोग सेटिस्फाइड भी हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं कि जी चीज़ों का मयार भी अच्छा नहीं। चलें जी उमर, थैंक यू सो मच। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, आपको बताएंगे बचत कैसे हो सकती है बचत बाजार। कारफोर अगर आप जा रहे हैं, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? नेस्ले मिल्क पैक है और इसकी रिटेल प्राइस है 2190 रुपये, प्रमोशन पर 1919 रुपये में आप खरीद सकते हैं। सबरोसा नगेट्स हैं जी और रिटेल प्राइस 720 है, प्रमोशन पर 449 रुपीज़ में अवेलेबल है, यानी 271 रुपये इस पर आपके बचेंगे। कर्शी जामशीरी 800 ml पैक है जी, रिटेल प्राइस 290 और प्रमोशन पर मिलेगा 245 पर, पूरे 45 रुपये इस पर बचेंगे। उसके बाद जी डालडा कुकिंग ऑयल है 1 लीटर पैक और 5 पैक है, इसमें रिटेल प्राइस 2319, प्रमोशन पर 2472, 153 रुपीज़ आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे पास जी प्रमोशन पर क्या क्या चीज़ें कारफोर पर अवेलेबल हैं। घर में छोटी छोटी परेशानियां आपको होती रहती हैं, जो लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, तो कुछ टोटके हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज का टोटका क्या है वो आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमनीम आपके सामने आज फिर हाज़िर हूँ नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं और इनके साथ ही हमारे लिए एक कुदरती तौर पे जो एक पैगाम होता है वो ये होता है कि मक्खियाँ, मच्छर, चींटियाँ और कॉकरोच हमारे घरों में छिपकलियाँ फिरना शुरू हो जाती हैं। तो इनसे बचाव कैसे किया जाए? सबसे पहले मैं कॉकरोच और चींटियों का इलाज बता देती हूँ कि हमें इनसे किस तरह से अपनी अलमारियों को और किचन को बचा के रखना है। तो होता क्या है कि जब हम थोड़ी सी खाना चीनी है या कोई ऐसा रोटी के टुकड़े, डबल रोटी के पीसेस कहीं ना कहीं किचन में छोड़ देते हैं, तो उनके पीछे ये चीज़ें अपना खाना लेने के लिए आती हैं। सबसे पहले तो हमें अपने किचन की सफाई का बहुत ख्याल रखना होगा। उसके बाद कॉकरोचेस जब आना शुरू होते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा टोटका है कि आप ऐसे करें, बोरिक पाउडर थोड़ा सा, एक कप आप बोरिक पाउडर का ले लें और उसमें आपने ड्राई मिल्क का आधा कप डालना है और एक अंडा तोड़ के उसकी पेस्ट बना लेनी है। उस पेस्ट को आप पेपर पे लगा के अपनी कैबिनेट्स में रख दें तो आपके कॉकरोच कभी भी वहाँ नहीं आएंगे। इसी तरह चींटियों के लिए अगर आप लीमू जो है उसको रख देते हैं काट के 2 हिस्सों में, तो वो कहा जाता है कि उसकी वजह से चींटी क्रॉस नहीं करती, और अगर हल्दी भी डाल दी जाए उन जगहों पे तो चींटियाँ वहाँ नहीं आती।
हल्दी क्योंकि रंग छोड़ जी, तो अब आपको निजात मिल जाएगी किचन में कॉकरोच, चूंटियों से और कीड़ों मकोड़ों से। तो ये टिप्स जो हैं आप इनका जो है इस्तेमाल करें और फीडबैक हमें दें कि कैसा रहा आपका आज का ये टोटका। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।